हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 13 ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। लास्ट लेक्चर में आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। इसके अलावा एडोलसेंस के बारे में मैंने डिस्कस किया था। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। जो आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसके क्या क्या बैड इफेक्ट्स आपकी हेल्थ पे पड़ सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। किस तरीके से क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन यानी कि रेगुलरली अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आप एडिक्टेड हैं यानी कि रेगुलरली आप जो है अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, अल्कोहल के क्या क्या इफेक्ट्स है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। सो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल इफेक्ट से। तो अगर बात की जाए अल्कोहल इफेक्ट्स या इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल की, तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट्स ऑन लीवर। राइट, अल्कोहल का जो इफेक्ट पड़ता है, अल्कोहल का इफेक्ट लीवर पे पड़ता है, स्टोमक पे पड़ता है, नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, और भी काफी सारे इफेक्ट्स देखे जाते हैं अल्कोहल के। तो स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन लीवर। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो अल्कोहल का पड़ता है, वैसे तो पूरी बॉडी में ही इसका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचता है अल्कोहल से वो पहुंचता है आपके लीवर को। आर यू गेटिंग और नॉट? लीवर के बारे में आप जानते हैं कि लीवर क्या है, एक मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ बॉडी है। सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन लीवर। लीवर में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस करते हैं, और अल्कोहल जो है, क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन लीवर को डैमेज कर सकता है। काफी सारी कंडीशंस लीवर में डेवलप हो सकती है ड्यू टू कंजप्शन ऑफ रेगुलर अल्कोहल। तो रेगुलर अल्कोहल की कंजप्शन से काफी सारी कंडीशन डेवलप हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे इफेक्ट ऑन लीवर, यूज ऑफ मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल नॉट कॉज ऑफ लीवर डैमेज। अगर आप मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेते हैं वंस इन ए वाइल, तो उससे लीवर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है या बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप क्रोनिक कंजप्शन करते हैं अल्कोहल का, रेगुलर कंजप्शन करते हैं, उससे लीवर को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और वो इफेक्ट्स कौन कौन से हैं देखिए। क्रोनिक अल्कोहल लीड्स टू अल्कोहलिक फैटी लीवर। इससे अल्कोहलिक फैटी लीवर हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है जिसको आप जॉन्डिस भी कहते हैं, सिरोसिस हो सकता है, कोलिएस्टेसिस हो सकता है। तो ये सारी जो कंडीशन है, दीज आर दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द लीवर्स व्हिच जनरली राइट अकर ड्यू टू कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, जो कि अल्कोहल की कंजप्शन से ये प्रॉब्लम्स डेवलप होती है। तो सबसे पहले अल्कोहलिक फैटी लीवर की बात करते हैं। अल्कोहलिक फैटी लीवर में एग्जैक्टली क्या होता है? अल्कोहलिक फैटी लीवर का जो कैरेक्टर है, लीवर जो है एनलार्ज हो जाता है, येलो, ग्रीसी एंड फर्म। लीवर का जो कैरेक्टर होता है, लीवर बिकम फर्मी, ग्रीसी, एनलार्ज, येलो। इज दैट क्लियर? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं फैटी लीवर के। ये फैटी लीवर के कैरेक्टर्स हैं। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स पुश हेपेटोसाइट न्यूक्लियस अगेंस्ट सेल मेम्ब्रेन। यहां पे लीवर में फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, हेपेटोसाइट सेल्स में फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। फैटी लीवर का मतलब ही ये हुआ कि यहां पे फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पे फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, फैट जो है डिपोजिट होना स्टार्ट होता है हेपेटोसाइट सेल्स में। इज दैट क्लियर? जिससे कि हेपेटोसाइट सेल्स का मेजर पोर्शन जो है वो कवर करता है फैट। इज दैट क्लियर? तो इसके अलावा यहाँ पे हेपेटोसाइट्स आर डिस्टेंडेड, जिसकी वजह से हेपेटोसाइट का जो साइज है वो बढ़ जाता है, वो डिस्टेंड कर जाती है, फैट सिंथेसिस बढ़ जाती है ज्यादा अल्कोहल के कंजप्शन करने से। आर यू गेटिंग और नॉट? तो जितना भी अल्कोहल आप कंज्यूम करते हैं, या तो वो स्टोमक में एब्जॉर्ब होता है या फिर वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। 20% अल्कोहल एब्जॉर्ब इन योर स्टोमक एंड 80% अल्कोहल एब्जॉर्ब इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में अल्कोहल जो एब्जॉर्ब होता है वो इंटेस्टाइन से फिर लीवर के पास आता है, और लीवर जो है राइट उस अल्कोहल में डिफरेंट रिएक्शंस यानी कि एसिटिक एसिड वगैरह में कन्वर्ट करता है, फिर एट द एंड वो फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो फैटी लीवर वाली कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो जाती है अगर आप क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन करते हैं। इसके अलावा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है, जिसको आप जॉन्डिस भी कहते हैं, अल्कोहलिक जॉन्डिस भी आप इसको कह सकते हैं। तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में क्या होता है? डीजनरेशन ऑफ हेपेटोसाइट सेल्स। जो हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं लीवर में, जो हेपेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, उनका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हेपेटोसाइट में बी पेल येलो, में बी पेल एंड स्वेलन। तो हेपेटोसाइट सेल्स जो होती है वो पेल और स्वेलन हो जाती है इन केस ऑफ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इसके अलावा अल्कोहलिक सिरोसिस की बात करते हैं। अल्कोहलिक सिरोसिस में कोलेजन फाइबर्स की सिंथेसिस बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हेपेटोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है डैमेज होती है और कोलेजन फाइबर्स की सिंथेसिस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है हेपेटोसाइट सेल्स का एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का।
इसके अलावा यहाँ पे स्टिमुलेशन होता है कोलेजन प्रोटीन्स का। कोलेजन प्रोटीन्स जो है उसकी सिंथेसिस बढ़ जाती है लिवर सिरोसिस कंडीशन में। तो लिवर सिरोसिस भी क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन की वजह से ही होता है। इसके अलावा कोलिएस्टेसिस, कोलिएस्टेसिस में स्टॉपेज इन फ्लो ऑफ बाइल, बाइल का जो फ्लो है वो रुक जाता है। इसके अलावा इसमें जो है बाइल के फ्लो रुक जाने की वजह से जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाती है, एब्डोमिनल पेन की प्रॉब्लम हो जाती है और हेपेटोमेगाली हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हो जाता है। तो कोलिएस्टेसिस में स्टॉपेज दी फ्लो ऑफ बाइल, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होता है, हेपेटोमेगाली की कंडीशन डेवलप हो जाती है। दिस इज कोलिएस्टेसिस कंडीशन। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन लिवर। फैटी लिवर की प्रॉब्लम, लिवर में फैट बढ़ जाता है, हेपेटोसाइट सेल में फैट इंक्रीज हो जाता है, फैट जो है फिल हो जाता है हेपेटोसाइट सेल की में, जिसकी वजह से हेपेटोसाइट सेल जो है वो डिस्टेंडेड हो जाती है। लिवर में फैट इकट्ठा हो जाने की वजह से उसको फैटी लिवर कहते हैं। सिरोसिस, लिवर सिरोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स बढ़ जाते हैं। इज दैट क्लियर? हेपेटोसाइट सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल डैमेज होती है, लेकिन कोलेजन फाइबर जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं, इसे आप लिवर सिरोसिस कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में क्या होता है, हेपेटोसाइट सेल जो है वो डैमेज होती है, लिवर में ओवरऑल इन्फ्लेमेशन हो सकती है। वहीं कोलिएस्टेसिस में बाइल का जो फ्लो है वो स्टॉपेज हो जाता है और बाइल के फ्लो के स्टॉप होने की वजह से जॉन्डिस की प्रॉब्लम होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, हेपेटोमेगाली यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर भी हो सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा यहाँ पे इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ता है, ये तो लेटर इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो जो लिवर वाले जो इफेक्ट देखे जाते हैं वो लेटर है। इज दैट क्लियर? उसके जो सिम्टम्स है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बाद में डेवलप होते हैं। लेकिन जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो सबसे अर्लियर जो इफेक्ट पड़ता है अल्कोहल का वो आपके नर्वस सिस्टम में पड़ता है। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल या अल्कोहल को ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, इससे आपका नर्वस सिस्टम डैमेज भी हो सकता है और आप कोमा में जा सकते हैं, इवन डेथ भी पॉसिबल है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ड्यू टू एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन। तो सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ता है अल्कोहल का वो पड़ता है नर्वस सिस्टम पे। अब नर्वस सिस्टम पे अल्कोहल के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं और किस तरीके से ये आपको अफेक्ट कर सकता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट है अल्कोहल के, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो ये जो है देखिए यहाँ पे, इट इज कैरेक्टराइज्ड एज विल पावर, जजमेंट पावर एंड सेल्फ कंट्रोल बिकम रिड्यूस। नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ने की वजह से विल पावर, जजमेंट पावर एंड सेल्फ कंट्रोल बिकम रिड्यूस। तो जब नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है अल्कोहल का तो उससे विल पावर रिड्यूस हो जाती है, जजमेंटल पावर रिड्यूस हो जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और सेल्फ कंट्रोल भी रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे डिक्रीज कंट्रोल ऑन इमोशंस, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद। अल्कोहल के साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, या तो पर्टिकुलर पर्सन जब अल्कोहल कंज्यूम करता है या तो काफी लंबे टाइम तक रोता रहता है, राइट, वो इमोशनली मतलब इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो पाता, या फिर वो कुछ ज्यादा ही इंजॉय करता है। तो कोई भी कंडीशन डेवलप हो सकती है, या तो वो ज्यादा इंजॉय कर रहा है या फिर वो कंटिन्यूसली रोए जा रहा है, या कुछ भी किसी भी तरह का इमोशनल रिएक्शन जो है वो अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद आ जाता है और वो कॉन्स्टेंटली होता रहता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो पाता है व्हेन द पर्सन कंज्यूम अल्कोहल, जब पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद यहाँ पे डिक्रीज मोरल सेंस, मोरल सेंस डिक्रीज हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? वेंडेलिज्म वाला जो बिहेवियर है वो डेवलप हो जाता है जो पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है। इसके अलावा ये सेरेबेलम को भी अफेक्ट करता है। अल्कोहल जो है आपके सेरेबेलम को अफेक्ट करता है। सेरेबेलम का जो रोल होता है वो आपकी बॉडी की जो मस्कुलर एक्टिविटीज है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है सेरेबेलम। तो अल्कोहल जो है आपके सेरेबेलम को भी इन्फ्लुएंस करता है, और सेरेबेलम को जब वो अल्कोहल इन्फ्लुएंस करता है तो उसकी वजह से मसल्स कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, शो स्टैगरिंग गेट। स्टैगरिंग गेट का मतलब होता है जुबान का लड़खड़ाना। स्टैगरिंग गेट मतलब जुबान का लड़खड़ाना, यानी कि आपकी उसकी जो पर्टिकुलर पर्सन है जो अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसकी जुबान जो है लड़खड़ाने लग जाती है, वो जो है उसके पैर जो है लड़खड़ाने लग जाते हैं, वो सही से चल नहीं पाता, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता है। राइट, आर यू गेटिंग और नॉट? और इसके अलावा उसकी जुबान भी जो है वो लड़खड़ाती है, ना बोल पाता है ना अच्छे से चल पाता है, अगर वो एक्सीज अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है। तो ये भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं अल्कोहल कंजप्शन की वजह से। इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सोन्स, एक्सोन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, राइट।
एक्सॉन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ये नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। तो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ने से विल पावर, जजमेंटल पावर और सेल्फ कंट्रोल रिड्यूस हो जाता है। इमोशनल रिएक्शन जो होती है उस पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। इसका इफेक्ट सेरेबेलम पे पड़ता है, तो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, राइट। पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अच्छे से चल नहीं पाता है, जुबान लड़खड़ाती है, स्टैगरिंग गेट शोज स्टैगरिंग गेट, इज दैट क्लियर। इसके अलावा मॉरल सेंस को डिक्रीज कर देता है, और एट द एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सॉन, ये भी अल्कोहल का ही इफेक्ट है। आर यू गेटिंग और नॉट। इसके अलावा इफेक्ट्स ऑन स्टोमक। अब यहाँ पे अल्कोहल कंजप्शन के इफेक्ट स्टोमक पे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अगर अल्कोहल का हैवी डोज लिया जाता है, हाई डोज ऑफ अल्कोहल से एक्सिस गैस्ट्रिक जूस निकलता है। अगर आप अल्कोहल का हाई डोज लेते हैं तो उससे एक्सिस गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। एक्सिस गैस्ट्रिक जूस के साथ एक्सिस अमाउंट में HCl भी निकलता है, और अगर HCl निकलेगा तो उससे क्या होगा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो अल्कोहल का ओवर कंजप्शन करने से गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। हाई डोज की वजह से वो जो है क्या करता है, हाई डोज ऑफ अल्कोहल जो है एक्सिस गैस्ट्रिक जूस निकालता है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा हो जाता है, जिसको आप गैस्ट्रेटाइटिस बोलते हैं। तो ये कंडीशन भी अल्कोहल का ओवर कंजप्शन होने की वजह से डेवलप हो जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद में रिजल्ट्स गैस्ट्रिक कैर्सिनोमा। इसमें यहाँ पे गैस्ट्रिक कैर्सिनोमा की कंडीशन और पेप्टिक अल्सर भी डेवलप हो सकता है। गैस्ट्रिक कैर्सिनोमा मतलब गैस्ट्रिक कैंसर, कैंसर इन स्टोमक। तो गैस्ट्रिक कैर्सिनोमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है, और पेप्टिक अल्सर भी डेवलप हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई डोज ऑफ अल्कोहल कंजप्शन। अल्कोहल कंजप्शन के हाई डोज की वजह से यहाँ पे गैस्ट्रिक कैर्सिनोमा, कैंसर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या स्टोमक। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर की कंडीशन भी अल्कोहल का कंजप्शन करने से होती है। इसके अलावा एक्यूट अल्कोहलिक इंटेक से इसोफेगाइटिस भी हो जाता है। इसोफेगाइटिस भी एक्सिस अल्कोहल इंटेक करने से हो जाता है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बट दैट विल बी रिजल्ट ऑफ एक्यूट अल्कोहल कंजप्शन। आर यू गेटिंग और नॉट। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन व्हाट, लिवर बता दिया मैंने, नर्वस सिस्टम बता दिया। इसके अलावा स्टोमक पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, आर यू गेटिंग और नॉट। अल्कोहल कंजप्शन के ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। इसके बाद मैं बात करता हूं इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन हार्ट। अब आपके हार्ट पे अल्कोहल का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। देखिए इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ये कहिए आप हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है अल्कोहल का, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। देखिए इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन हार्ट। देखिए प्लीज, इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन हार्ट। So listen carefully about the effects of alcohol on heart. देखिए अगर हम इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन हार्ट की बात करें, प्लीज, इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन हार्ट, तो हार्ट पेशेंट को भी अल्कोहल राइट नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि हार्ट पेशेंट में अल्कोहल सीरियस कंसिक्वेंसेस डेवलप कर सकता है। अब यहां पे सबसे पहले अगर मैं हार्ट की बात करूं, इफेक्ट ऑन हार्ट, अल्कोहल कंजप्शन का हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो देखिए लिसन केयरफुली, यहां पे एग्जैक्टली क्या होता है, अल्कोहल कंज्यूम करने से जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी लाइनिंग्स पे फैट डिपोजिशन हो जाता है, और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग पे अगर फैट डिपोजिशन बढ़ जाएगा उसकी वजह से ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगे, और अगर ब्लड वेसल्स के लुमीन जो है वो नैरो हो गए तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर सीधा सा इफेक्ट डालता है हार्ट पे, तो हार्ट बीट प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है। आर यू गेटिंग और नॉट। तो यहां पे
deposition of fat in the lining of blood vessels। तो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग पे फैट डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से लुमीन ऑफ ब्लड वेसल्स बिकम नैरो। ब्लड वेसल्स का जो लुमीन है वो नैरो हो जाता है, और ब्लड वेसल्स के लुमीन के नैरो हो जाने की वजह से क्या होगा, दैट रिजल्ट्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है पेशेंट में। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, आरबीसीज का साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन करने से। बट यहाँ पे अगर देखा जाए डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट्स काउंट भी डिक्रीज हो जाता है अगर आप एक्सीज अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो अल्कोहल कंजप्शन की वजह से अगर डब्ल्यूबीसीज घटेंगे, डब्ल्यूबीसीज के नंबर अगर रिड्यूस हो जाएंगे, तो उसकी वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है। तो अल्कोहल कंजप्शन कैन डिक्रीज योर इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी जो है दैट इज द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस। इस एबिलिटी को भी अल्कोहल कंजप्शन कम कर देता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो डिक्लाइन इम्यूनिटी, तो यहां पे इम्यूनिटी जो है वो पेशेंट की डिक्लाइन हो जाती है जो कि अल्कोहल कंज्यूम करता है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑन हार्ट। इसके बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑन किडनी। जितने भी मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी होते हैं सभी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है अल्कोहल का। अल्कोहल का क्रॉनिक कंजप्शन, रेगुलर कंजप्शन, जो पर्सन एडिक्टेड है अगर वो रेगुलरली कंज्यूम करता है तो मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स फेल भी हो सकते हैं। फेलियर ऑफ लीवर हो सकता है, लीवर पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है, डैमेज हो सकता है, राइट। ऐसे केस में पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, या किडनी भी फेल हो सकती है। हार्ट फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि ब्लड वेसल्स के लुमिन जो है नैरो हो जाते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स अल्कोहल कंजप्शन से डेवलप हो जाती है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं इफेक्ट ऑन किडनी। अल्कोहल कंजप्शन का किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन किडनी। किडनी पे इफेक्ट क्या पड़ता है? अल्कोहल कंजप्शन की वजह से एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाता है। एडीएच जिसको आप एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। एडीएच का काम क्या होता है? बॉडी के अंदर डायूरेसिस वाली कंडीशन को रोक देता है, यानी कि एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है एडीएच हार्मोन। लेकिन अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी से एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होता है, यूरिनेशन पेशेंट को, पर्सन को ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर? जिसकी वजह से बॉडी से लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होता है, और लॉस ऑफ वाटर की वजह से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है। तो अल्कोहल कंजप्शन से डिहाइड्रेशन जो है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इट डिक्रीज द एडीएच लेवल। एडीएच लेवल जो है घट जाता है, और एडीएच लेवल घट जाने की वजह से क्या होता है? एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। यूरिन के थ्रू एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होता है। इवन अल्कोहल कंज्यूम करने वाले जो लोग होते हैं, अल्कोहल कंजप्शन के बाद स्वेटिंग भी बढ़ जाती है, तो उससे भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप होती है, उससे भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ओवरऑल अल्कोहल कंजप्शन से इंक्रीज चांसेस ऑफ डिहाइड्रेशन, इट रिजल्ट्स टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। तो यहां पे डिहाइड्रेशन भी बढ़ जाता है अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑन किडनी। ये किडनी पे पड़ने वाला इफेक्ट है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा इफेक्ट ऑन
फीटल डेवलपमेंट, अल्कोहल का फीटल डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। यू नो, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। डॉक्टर उसको बोलता है कि प्लीज अवॉइड दी अल्कोहल, प्लीज अवॉइड दी टोबैको, प्लीज अवॉइड दी ड्रग्स, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं ये जो है राइट फीटल डेवलपमेंट पे असर डालती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके काफी सारे सीरियस कंसिक्वेंसेस डेवलप हो सकते हैं अगर एक प्रेग्नेंट लेडी अल्कोहल का कंजप्शन करती है। तो अल्कोहल का कंजप्शन करने की वजह से क्या क्या कंसिक्वेंसेस डेवलप हो सकते हैं फीटल ग्रोथ पे, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो लिसन केयरफुली। तो यहां पे ड्यू टू कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के कंजप्शन से some serious consequences can develop in fetus. fetal development में कुछ serious consequences develop हो जाते हैं, राइट इनको आप fetal alcoholic syndrome भी कहते हैं, FAS भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? FAS, यानी कि इन कंसिक्वेंसेस को आप फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। तो अगर कोई लेडी एडिक्टेड टू अल्कोहल है, उसमें अल्कोहल का एडिक्शन है, तो राइट वो अल्कोहल का एडिक्शन जो है उसमें सीरियस फीटल डेवलपमेंट के कंसिक्वेंसेस को डेवलप कर सकता है, जिनको आप फीटल राइट अल्कोहलिक सिंड्रोम कहते हैं। ये फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? स्टंटेड ग्रोथ ऑफ फीटस, फीटस की ग्रोथ पे असर पड़ता है, फीटस की ग्रोथ रुक जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? यहां पे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकती है फीटस में, develop heart related problems, heart related problems can develop in fetus। इसके अलावा यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, सॉरी हार्ट में जो आर्टरीज है, वेंट्रिकल्स हैं, उसके डिफेक्ट डेवलप हो सकते हैं। ये भी आप कह सकते हैं डिफेक्ट्स ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के डिफेक्ट्स भी डेवलप हो सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। आर यू गेटिंग? यानी कि ये जो बच्चा पैदा होगा उसका आईक्यू लेवल लो हो सकता है, लो आईक्यू लेवल, और कभी कभी मिसकैरेज भी हो जाता है। इज दैट क्लियर? मिसकैरेज की प्रॉब्लम भी हो जाती है अल्कोहल कंजप्शन से, तो ये बात भी आपको याद रहे। इसके बाद है इफेक्ट ऑन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स पे इफेक्ट क्या पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि स्केलेटल मसल्स में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो है स्केलेटल मसल्स में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को बदल देता है ओवर एक्सिस अल्कोहल कंजप्शन। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे इफेक्ट्स ऑन स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं आपको ये पता होना चाहिए। अल्टरेशन इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में चेंज हो जाते हैं, और अल्टरेशन इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अगर बदल जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? तो अल्टरेशन इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, राइट, अगर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में अल्टरेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से ऑस्टियोनेक्रोसिस भी डेवलप हो सकता है। इज दैट क्लियर? और यहां पे मस्कुलर पेन भी डेवलप हो सकता है। ऑस्टियोनेक्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है
इसके अलावा फ्रैक्चर्स के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इंक्रीज द चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स एंड ऑस्टियोनेक्रोसिस। ऑस्टियोनेक्रोसिस का मतलब है रिड्यूस द बोन मास। तो ये काम भी, ये इफेक्ट भी पड़ता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो ये इफेक्ट ऑन स्केलेटल है। ये मैंने एक बाय मिस्टेक स्केलेटल मसल्स लिख दिया है। मसल्स पे इफेक्ट पड़ेगा तो उसको अल्कोहल मायोपैथी कहेंगे। तो दिस इज इफेक्ट ऑन स्केलेटल मसल। तो अल्टरेशन इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, क्योंकि बोन्स में कैल्शियम होता है तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोनेक्रोसिस यानी कि बोन मास रिड्यूस होता है और फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अल्कोहल मायोपैथी की। मसल्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं अल्कोहल के, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन मसल्स, और यू कैन से एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको आप कहते हैं अल्कोहल मायोपैथी। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट इज अल्कोहल मायोपैथी। तो बात कर रहे हैं अल्कोहल मायोपैथी की। तो अल्कोहल मायोपैथी में एग्जैक्टली क्या होता है? इन दिस केस अल्कोहल मायोपैथी में अगर मैं बात करूं अल्कोहल मायोपैथी की, तो अल्कोहल मायोपैथी में एग्जैक्टली होता क्या है? इसमें जो है राइट क्रिटीन फॉस्फोकाइनेज जो है वो बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से मस्कुलर इन्फ्लेमेशन होती है, मस्कुलर पेन होता है, स्वेलन नोड्स भी डेवलप हो जाती हैं, जॉइंट पेन भी हो सकता है। आर यू गेटिंग और नॉट? और एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन से जॉइंट्स में यूरिक एसिड का डिपोजिशन भी बढ़ सकता है। ये कंडीशन भी कभी कभी डेवलप होती है। तो अल्कोहलिक मायोपैथी में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इन मसल्स that results to muscular pain and joint pain. So this is all about the effects of alcohol on different parts of body या alcohol effects. इसके बाद now I'm going to discuss about the addiction and dependence. That is very important topic. उससे related भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, so listen carefully. इसके बाद बात करते हैं addiction and dependence की। Addiction क्या है और dependence क्या है? अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या ड्रग कंज्यूम करते हैं तो आफ्टर सम टाइम उसकी वजह से आपको एडिक्शन एंड डिपेंडेंस हो जाएगा। आप जो है साइकोलॉजिकल उस पर डिपेंड कर जाएंगे, बिहेवियरल डिपेंडेंस हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर वो चीज आपको नहीं मिलेगी तो यू विल स्टार्ट टू सफर। आर यू गेटिंग और नॉट? दैट यू कॉल एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे एडिक्शन और डिपेंडेंस में भी डिफरेंस है। सो व्हाट इज एडिक्शन एंड व्हाट इज डिपेंडेंस, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो लिसन केयरफुली। अगर एडिक्शन की बात करें, सो ड्रग्स आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन्स टू हेल्प द पेशेंट कॉप विद इलनेस। आर यू गेटिंग और नॉट? ड्रग्स का जो जनरली इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो मॉर्फिन हो, मैंने आपको इफेक्ट बताए थे, ओपिएट नार्कोटिक ड्रग, स्टिमुलेंट ड्रग, डिप्रेसेंट ड्रग, जितने भी टाइप के ड्रग्स हैं इनका कोई ना कोई क्लिनिकल यूज होता है और इनको इस्तेमाल किया जाता है क्लिनिकल यूज के लिए। अगर इनको क्लिनिकल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इन ड्रग्स का अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है। लेकिन अगर आप इनको क्लिनिकल यूज के अलावा अदर पर्पज के लिए इस्तेमाल करते, इट मीन्स यू आर अब्यूजिंग द ड्रग्स, यानी कि दैट यू कॉल ड्रग अब्यूज। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे ड्रग्स आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन टू हेल्प द पेशेंट टू कॉप विद इलनेस। तो इलनेस को खत्म करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? लेकिन अगर ये क्लिनिकल यूज के अलावा किसी दूसरे पर्पज के लिए इस्तेमाल की जाए, आर यू गेटिंग और नॉट, डिपेंडेंसी या एडिक्शन में इस्तेमाल की जाए, तो ये आपको इसको जो है आप ड्रग अब्यूज कहते हैं। तो देखिए, when drugs are taken for purpose other than their normal clinical use, it is called drug abuse or drug addiction. तो क्लिनिकल पर्पज के अलावा किसी दूसरे पर्पज के लिए, आर यू गेटिंग और नॉट, फीलिंग ऑफ कामनेस के लिए, फीलिंग ऑफ यूफोर्बिया के लिए, या किसी भी फीलिंग के लिए, इज दैट क्लियर, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट के लिए, फीलिंग ऑफ एडवेंचर के लिए, अब अगर आप किसी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी क्लिनिकल पर्पस, दैट यू कॉल ड्रग अब्यूज। इसके बाद बात करते हैं एडिक्शन की।
एडिक्शन कैसे होता है? इट इज ए हैबिचुअल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन सब्सटेंस और एनी प्रैक्टिस विच इज बियॉन्ड वॉलेंटरी कंट्रोल। आपके वॉलेंटरी कंट्रोल से चीजें बाहर चली जाती है, आप ना चाहते हुए भी उस चीज पे डिपेंड हो जाते हैं, वो आपकी एक मजबूरी बन जाती है, इसे आप एडिक्शन कहते हैं। तो एडिक्शन क्या है? हैबिचुअल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, हैबिचुअल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन एनी सब्सटेंस और एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस। एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। एडिक्शन ड्रग्स का तो होता ही है, अल्कोहल का भी होता है, और एडिक्शन डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के हो सकते हैं। एडिक्शन जो है मोबाइल फोन का हो सकता है, इज दैट क्लियर? एडिक्शन जो है फेसबुक का हो सकता है, व्हाट्सएप का हो सकता है, चैटिंग करने का एडिक्शन हो सकता है, इंस्टाग्राम चलाने का एडिक्शन हो सकता है, पबजी जो एक गेम है वो भी एक एडिक्शन है। तो प्रैक्टिस को भी आप एडिक्शन में इंक्लूड कर लेते हैं। तो अति सर्वत्र वर्जते, जैसा कि आपने सुना है, अति सर्वत्र वर्जते, अति हमेशा बुरी होती है, वो चाहे किसी भी चीज की हो। अगर आपने उसके ऊपर अपने आप को डिपेंड करा दिया है, राइट, ना चाहते हुए भी आप उसके ऊपर डिपेंडेंसी आपकी बन गई है, सो दैट कैन बी योर लॉस, जो जिसकी वजह से आपका नुकसान होना ही होना है। तो यहाँ पे ड्रग और अल्कोहल का आपके वॉलंटरी कंट्रोल से चीजें बाहर हैं। इज दैट क्लियर? आप फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट है, साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट है, बिहेवियरल डिपेंडेंस है, हैबिचुअल है पूरी तरीके से, इसे आप एडिक्शन कहेंगे। एडिक्ट उस पर्सन को कहा जाता है हु इज हैबिचुएटेड टू ए सब्सटेंस और ए ड्रग और एन अल्कोहल, जो कि उस सब्सटेंस के लिए, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, किसी पर्टिकुलर ड्रग या अल्कोहल के लिए अगर पर्टिकुलर पर्सन हैबिचुएटेड है, उस पर्सन को आप एडिक्टेड या एडिक्ट कहेंगे। तो एडिक्ट जो है, राइट, यहां पे एडिक्शन जो डेवलप होता है वो किस तरीके से होता है? ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, राइट। मैंने आपको बोला जितने भी ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जितने भी ड्रग्स होते हैं, इनके लिए आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इनिशियली अगर आप स्मॉल डोज लेते हैं तो वो रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, जैसे जैसे आप डोज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे रिसेप्टर्स जो है रिस्पॉन्ड करना कम कर देते हैं, और आपकी जो है डोज की जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ड्रग्स जो है आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, अल्कोहल आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। क्यों? क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी, यू वांट मोर एंड मोर, एवरी टाइम आपको जो है ज्यादा से ज्यादा चाहिए, क्योंकि आप लो अमाउंट पे, लो डोज पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पे रिसेप्टर की डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एडिक्शन होता है। तो देखिए यहां पे मैंने बताया रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स दैट इंक्रीज टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर। अगर आप रिपीटेडली यूज करते हैं ड्रग्स का, जिसकी वजह से इंक्रीज टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर, जिसकी वजह से क्या होगा? रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ऑन हायर डोज, हायर डोज पे रिसेप्टर जो है रिस्पॉन्ड करेंगे, और अगर हायर डोज पे रिसेप्टर रिस्पॉन्ड करेंगे, यू विल स्टार्ट ए ग्रेट इनटेक। इनिशियली आप जो है एक लो अमाउंट में ड्रग कंज्यूम करते हैं, बट उसको अगर आप रिपीटेडली लेते रहेंगे तो टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा रिसेप्टर का। अब वो रिसेप्टर तभी रिस्पॉन्ड करेंगे जब उनको हाई डोज मिलेगी, एंड दैट रिजल्ट्स टू ग्रेट इनटेक, एंड इट कैन बी वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, और ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग भी डेवलप कर सकती है। आर यू गेटिंग और नॉट? सो एडिक्शन इज साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। तो एडिक्शन क्या है? एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट भी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद ये तो हो गया एडिक्शन, राइट। आप जो है बिहेवियरली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट करते हैं किसी भी सब्सटेंस पे या कोई भी प्रैक्टिस, आर यू गेटिंग और नॉट, उसे आप एडिक्शन कहते हैं। आर यू गेटिंग? इसके बाद हम बात करते हैं डिपेंडेंस की। डिपेंडेंस यानी कि आप पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो गए हो, उसके बिना आपका नहीं चलेगा, उसके बिना आपका सर्वाइवल बड़ा इंपॉसिबल सा हो रहा है। इज दैट क्लियर? ये होता है डिपेंडेंस। इसे आप क्या कहते हैं? डिपेंडेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो डिपेंडेंस जो है टेंडेंसी ऑफ ड्रग एडिक्ट्स बॉडी, ये ड्रग एडिक्ट्स बॉडी की एक टेंडेंसी है। इज दैट क्लियर? जो भी ड्रग एडिक्ट होते हैं उसकी बॉडी की जो टेंडेंसी है उसे आप डिपेंडेंस कहते हैं। तो डिपेंडेंस इज ए काइंड ऑफ टेंडेंसी ऑफ ड्रग एडिक्टेड बॉडी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे characterized by unpleasant withdrawal syndrome if regular dose discontinue। आप कब बताएंगे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन डिपेंडेंस है, उसको ड्रग डिपेंडेंस है, उसको अल्कोहल डिपेंडेंस है, वो पूरी तरीके से डिपेंड हो चुका है।
क्यों? क्योंकि डिपेंडेंस का कब देखा जाता है, अगर वो पर्सन उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को लेना बंद कर दे, ड्रग्स को लेना वो बंद कर दे, तो उसमें विड्रॉल सिंड्रोम आने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि उसमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स, यानी कि अब उसकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से उस ड्रग, उस केमिकल सब्सटेंस पे डिपेंड हो गई है। अगर वो उस ड्रग को नहीं लेगा, उस ड्रग को वो डिसकंटिन्यू कर देता है, तो यहां पे बहुत सारी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं जिनको आप विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। ये विड्रॉल सिंड्रोम अगर आ जाए किसी भी पर्सन में, इट मींस वहां पे उस पर्सन की उस पर्टिकुलर अल्कोहल पे, उस पर्टिकुलर ड्रग्स पे डिपेंडेंस बन चुकी है। तो यहां पे विड्रॉल सिंड्रोम जैसे एंजाइटी हो गया, नोजिया हो गया, स्वेटिंग हो गया, सेकीनेस हो गया। विड्रॉल सिंड्रोम में क्या होता है? एंजाइटी आना या स्वेटिंग होना, नोजिया होना, सेकीनेस होना। एंजाइटी, तनाव बढ़ जाता है, सेकीनेस, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है डेवलप हो जाती है अगर पर्सन उस पर्टिकुलर केमिकल को लेना बंद कर देता है। तो ये है डिपेंडेंस। इन सम केसेस विड्रॉल सिंड्रोम में बी लाइफ थ्रेटनिंग, और कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग भी बन जाते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर पर्सन की जान भी जा सकती है। तो ये है आपका डिपेंडेंस। सो दिस इज अबाउट एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। इसके बाद बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एब्यूज। अब ड्रग एब्यूज के क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग और अल्कोहल एब्यूज के क्या क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इफेक्ट्स तो मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन कुछ और भी इफेक्ट्स जो है ड्रग्स और अल्कोहल कंज्यूम करने से हो सकते हैं। तो हम ड्रग्स के इफेक्ट के बात करते हैं, ड्रग्स एब्यूज के इफेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहला जो है वो बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। ड्रग्स के कंटिन्यूअस इंटेक की वजह से बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। ये बिहेवियरल चेंजेस क्या हैं? जैसे मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ। अब यहां पे वार्निंग साइन क्या क्या है? देखिए, किसी भी यूथ में, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन में आप कैसे कंफर्म करेंगे उसके वार्निंग साइंस क्या है कि वो जो है उस पर्टिकुलर ड्रग पे, उस पर्टिकुलर अल्कोहल पे वो कंप्लीटली डिपेंड हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे एकेडमिक परफॉर्मेंस में ड्रॉप आ जाता है। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड अब्सेंस, वो अनएक्सप्लेन्ड अब्सेंट यानी कि क्लास में अब्सेंट होना स्टार्ट कर देता है विदाउट एनी रीजन। इसके अलावा यहाँ पे लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, इंटरेस्ट कम हो जाता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इंटरेस्ट कम हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो ये बिहेवियरल चेंजेस देखे जाते हैं। आइसोलेट करना स्टार्ट कर देता है अपने आप को, फैटिग, एग्रेशन, ये सारे क्या है? वार्निंग साइन है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन में, किसी भी पर्टिकुलर यूथ में ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के, यानी कि बिहेवियरल चेंजेस है ये। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा यहाँ पे डेटेरियोरेटिंग रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एक कैरेक्टर ये भी है। और जैसे जैसे ये बिहेवियरल चेंजेस आते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन में, वो अपनी रिलेशनशिप को, डेटेरियोरेटिंग ऑफ रिलेशनशिप यानी कि रिलेशनशिप को बर्बाद कर देता है, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाता है, ना फैमिली के साथ और ना ही फ्रेंड्स के साथ। इसके बाद सोशल प्रॉब्लम्स भी डेवलप होती है। यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या है जो कि अल्कोहल या ड्रग्स से कंज्यूम करने से होती है। सपोज दैट इफ एन अब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी, अगर किसी अब्यूजर को पैसा नहीं मिल पाता है टू बाय पर्टिकुलर अल्कोहल या ड्रग, अगर किसी के पास, किसी अब्यूजर के पास पैसा नहीं बचा है, राइट, किसको खरीदने के लिए? अल्कोहल खरीदने के लिए या ड्रग्स को खरीदने के लिए, तो वो क्या करेगा? मे टर्न टू स्टीलिंग, वो पैसा चुराना स्टार्ट कर देगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट कैन बी ए सोशल प्रॉब्लम एंड दैट कैन बी मेंटल एंड फाइनेंशियल एगोनी टू देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और उसकी वजह से उसकी फैमिली और फ्रेंड्स को मेंटल एंड फाइनेंशियल एगोनी हो सकती है। यानी कि वो खुद को तो बर्बाद कर ही रहा है, साथ के साथ अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को भी स्पॉइल कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, मेंटल एंड फाइनेंशियल एगोनी दे रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये सोशल प्रॉब्लम्स भी ड्रग एब्यूजर्स के साथ डेवलप होती हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके साथ एड्स एंड हेपेटाइटिस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इंट्रावीनस ड्रग कंज्यूम करते हैं। अगर कोई इंट्रावीनस ड्रग कंज्यूम करता है तो दे शेयर देयर नीडल्स एंड सिरिंज, वो नीडल्स और सिरिंज को शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, और नीडल और सिरिंज को शेयर करने से ये हेपेटाइटिस बी जैसे इन्फेक्शन, एसटीडी जैसे एड्स यानी कि एचआईवी जैसे इन्फेक्शन का इजीली ट्रांसमिशन हो जाता है। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो यहाँ पे सीरियस इन्फेक्शंस जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस बी कैन ट्रांसमिट थ्रू शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंज,
इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंज को शेयर करने से ये इन्फेक्शंस डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पे, इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंज यूज्ड बाय, कौन इस्तेमाल करता है? वो एडिक्ट इस्तेमाल करता है जो कि इंट्रावेनस ड्रग लेता है। तो ये सारे इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एब्यूज। आर यू गेटिंग और नॉट? अब मैं बात करता हूं, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंशन। आप इन सभी कंडीशंस को, अगर कोई एडिक्टेड हो गया है, किसी की डिपेंडेंस बन चुकी है अल्कोहल पे या ड्रग्स पे, तो आप उसको कैसे रोकेंगे? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रिवेंशन फ्रॉम ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो अल्कोहल से और ड्रग्स से किस तरीके से किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप रोक सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद है, ये जो ड्रग्स एंड अल्कोहल है, ये कैन बी मिसयूज बाय द स्पोर्ट पर्सन। खासकर ड्रग्स जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन काफी तरीके से मिसयूज करते हैं। इन ड्रग्स में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आ जाते हैं, डायूरेटिक्स आ जाते हैं, इज दैट क्लियर? और भी बहुत वैरायटी के ड्रग्स हैं जो कि स्पोर्ट्स पर्सन कंज्यूम करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। आर यू गेटिंग और नॉट? ये अपनी परफॉर्मेंस को तो इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो चलते हैं मिसयूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज बाय स्पोर्ट पर्सन। तो मिसयूज बाय स्पोर्ट पर्सन, खासकर ड्रग्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं बाय द स्पोर्ट पर्सन। इन ड्रग्स में नार्कोटिक्स आ सकते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग्स आ सकते हैं जो कि स्पोर्ट्स पर्सन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी आते हैं, डायूरेटिक्स भी आते हैं, और इवन सर्टेन हार्मोन्स आल्सो मिसयूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। तो नार्कोटिक या एनाल्जेसिक, डायूरेटिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ये सारे ड्रग्स स्पोर्ट्स पर्सन मिसयूज करते हैं टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, जो कि एक नेचुरल तरीका बिल्कुल भी नहीं है, और इसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद बात करते हैं साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। ये ड्रग्स का इस्तेमाल करके ये अपनी मसल्स स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, एथलीट्स जो है अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, और इसकी वजह से एग्रेसिवनेस को भी प्रमोट करते हैं। जितनी ज़्यादा एग्रेसिवनेस होगी उतनी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस होगी, उतनी ज़्यादा मसल्स स्ट्रेंथ होगी। तो मसल्स स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, एग्रेसिवनेस को इंप्रूव करने के लिए, एंड ओवरऑल इन्हांस करने के लिए परफॉर्मेंस को, यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। नार्कोटिक, एनाल्जेसिक जिनको आप बोलते हैं, anabolic steroids and certain diuretics, even certain hormones also used by these sports person। अब ये स्पोर्ट्स पर्सन जो है इन डिफरेंट ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं, इनका मिसयूज करते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इन फीमेल्स में ये साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। फीमेल्स में मस्कुलिनाइजेशन डेवलप हो जाता है। मस्कुलिनाइजेशन का मतलब है फीमेल में मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं, बियर्ड या मुस्टैच ग्रो कर जाती है, राइट। मसल्स का जो पैटर्न हो जाता है वो मेल लाइक हो जाता है। तो फीमेल बीइंग ए फीमेल, उसमें मसल्स जो है मेल पैटर्न में डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो है मस्कुलिनाइजेशन कैरेक्टर आप बोलते हो, यानी कि मेल लाइक कैरेक्टर। तो मस्कुलिनाइजेशन कैरेक्टर, एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है ऑन फेस एंड बॉडी। इसके अलावा इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस, क्लाइटोरिस का इनलार्जमेंट एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस। तो ये सारे मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स एक फीमेल में डेवलप हो जाते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, इज दैट क्लियर, डीपनिंग ऑफ वॉइस, बात समझ में आ रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाती है, एक्सिस हेयर ग्रोथ हो जाती है बॉडी पे और फेस पे। इसके अलावा एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग एंड डिप्रेशन जैसी कंडीशन भी यहाँ पे डेवलप हो जाती है। सो दीज आर दी साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग ड्रग्स, abuse of using drugs right by these sports person। तो स्पोर्ट्स पर्सन अगर ड्रग्स को का मिसयूज करता है तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट्स मेल में भी देखे जाते हैं। मेल में जैसे कि एक्ने डेवलप हो जाते हैं, एग्रेसिवनेस ज्यादा हो जाती है, मूड स्विंग, डिप्रेशन इज वेरी कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल। साइज ऑफ टेस्टिकल्स जो है उनका डिक्रीज हो जाता है, टेस्टिकल्स का साइज डिक्रीज हो जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि ये जो स्पोर्ट पर्सन है स्टेराइल भी हो सकता है, स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? वही ब्रेस्ट इनलार्जमेंट यानी कि फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा प्रीमेच्योर बाल्डनेस, टाइम से पहले बाल्डनेस डेवलप हो जाती है।
एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं मेल में, ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं फीमेल में। ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि ड्रग्स का मिसयूज करने की वजह से स्पोर्ट्स पर्सन में डेवलप हो जाते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन इन ड्रग्स का मिसयूज करके अपनी परफॉर्मेंस को तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन साथ के साथ ये साइड इफेक्ट्स भी उसमें डेवलप हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब एडोलसेंट स्टेज में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, राइट, यंगस्टर जो है सबसे ज्यादा मूव होते हैं टुवर्ड्स अल्कोहल एंड ड्रग्स। अगर वो अर्ली एज में अल्कोहल या ड्रग्स की तरफ मोटिवेट होंगे तो उनका जो है जैसे जैसे एज उनकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा हैबिचुएटेड हो जाएंगे। अर्ली एज में ये सारी चीजें जो है अडॉप्ट करने की वजह से काफी सारी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। आर यू रेडी और नॉट? तो यहाँ पे आप किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं? यू नो, ड्रग्स, अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ड्रग एडिक्टेड है या अल्कोहल एडिक्टेड है तो उसको रोकने के लिए वी कैन हेल्प देम। उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स उनको हेल्प कर सकते हैं जिससे कि वो उन चीज़ों से बाहर आ सके। तो ये किस तरीके से आप उनको हेल्प करेंगे, देखिए ये बात ध्यान रखनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे अवॉइड प्रेशर, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप किसी भी बच्चे पे प्रेशर डालते हैं, बीइंग ए पेरेंट्स, अगर आप किसी बच्चे पे प्रेशर डालते हैं, राइट, उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उससे ज़्यादा अचीव करे और आप जो है फालतू का उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, सो सच काइंड ऑफ एडोलसेंस कैन मोटिवेट टुवर्ड्स द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, कैन गो टुवर्ड्स द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। तो वो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे इस तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। एवरी चाइल्ड हैज ऑन चॉइस। हर बच्चे की अपनी एक चॉइस होती है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। वी शुड कीप इन माइंड, इसको हमें अपने माइंड में रखना चाहिए कि हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है। आप बच्चे के ऊपर अपनी चॉइस नहीं थोप सकते। अगर आप किसी बच्चे के ऊपर अपनी चॉइस थोपेंगे तो उसके जो है इफेक्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो इसके अलावा दे शुड नॉट प्रेशराइज अनड्यूली टू अचीव बियॉन्ड हिज और हर कैपेसिटी। उसको इस तरह का कोई भी प्रेशर नहीं देना चाहिए जिससे कि जो कि उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड हो, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा होगा, आप उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं तो वो जो है अपने आप को ड्रग्स या अल्कोहल अब्यूज में इंडल्ज कर सकता है। इज दैट क्लियर रूल ऑफ ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया आपका अवॉइड प्रेशर्स। इसके बाद सेकंड है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। अगर कोई भी ड्रग एडिक्टेड है या कोई भी अल्कोहल एडिक्टेड है, उसकी प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टू फेस प्रॉब्लम, ठीक है, हमें उसे बताना चाहिए कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो लाइफ में प्रॉब्लम सबकी आती हैं, आपको उसको फेस करना है। अगर आप प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए उसको फेस नहीं करेंगे एंड आप जो है किसी ड्रग या किसी अल्कोहल का सहारा लेते हैं तो उससे वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है। तो प्रॉब्लम को फेस करना आना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेसेस, जितने भी स्ट्रेस हैं, राइट, जितना भी लोड है उसको फेस करना आना चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट को फेस करना आना चाहिए एंड फेलियर ऑफ लाइफ फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, राइट। फेलियर को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज डेवलप नहीं हो पाती, वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाता है, वो स्ट्रेस, डिसअपॉइंटमेंट्स और फेलियर को फेस नहीं कर पाता है, तो ऐसा जो बच्चा है, राइट, ऐसे जो एडोलसेंस है वो कैन इजिली मोटिवेट टुवर्ड्स द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। समझ में आ रही है चीजें? तो प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए ये सारी चीजें जो है कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद इट शुड बी टेकन एज पार्ट ऑफ लाइफ। जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको एज ए पार्ट ऑफ लाइफ लेके चलना चाहिए, एज ए पार्ट ऑफ लाइफ लेके चलना चाहिए। प्रॉब्लम से नहीं घबराना चाहिए, प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए, कोई भी फियर नहीं होना चाहिए। उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते ड्रग्स और अल्कोहल कंज्यूम करके, क्योंकि वो अनअवॉइडेबल हैं। प्रॉब्लम लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और लाइफ में नई नई प्रॉब्लम आती रहेगी। अगर लाइफ में प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आप ये गलत रास्ता अपनाते हैं तो उस केस में आपकी हेल्थ पे, आपकी लाइफ पे साइड इफेक्ट पड़ सकता है। आप अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं। You are in threatened of your life. Is that clear to all of you? इसके बाद one should utilize child energy। अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो काफी सारे डिसअपॉइंटमेंट्स फेस कर रहा है या फेलियर फेस कर रहा है, तो उसकी जो एनर्जी है उसको या तो किसी स्पोर्ट्स में लगा दीजिए, म्यूजिक में लगा दीजिए, रीडिंग, योगा एंड अदर, ये सारी हेल्दी एक्टिविटीज होती है। किसी हेल्दी एक्टिविटीज में ऐसे एडोलसेंस को इंडल्ज कर देना चाहिए जिससे कि वो ड्रग्स और अल्कोहल की तरफ ना जा सके। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये भी एक तरीका है
तो पहला अवॉइड प्रेशर, दूसरा एजुकेशन एंड काउंसलिंग, और तीसरा है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर और पेरेंट्स, यानी कि जो सराउंडिंग ग्रुप है उससे आपको हेल्प लेनी है, पेरेंट्स से हेल्प लेनी है। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, इफ यू हैव एनी failure in your life, any kind of disappointment in your life, you need to take help from your parents and even your friends and even your peers. Is that clear to all of you? तो यहाँ पे seek help guidance from parents and peers, helps to taken from close and trusted friends. आप अपने क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, जो कि आपको एक सही रास्ता दिखाए, जो कि आपको समझाए, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। Is that clear to all of you? आपको किसी VCS सर्कल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी बैड कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है। बैड कंपनी से बचिए और एक ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड से अपनी बातें शेयर कीजिए अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। आर यू गेटिंग और नॉट? ड्रग्स और अल्कोहल कंज्यूम करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो ये भी आपको बातें याद रखनी है। दिस वुड हेल्प young to share their feelings of anxiety and inner thought. ये उसको हेल्प करती है ये सारी चीजें, जिससे कि वो अपने तनाव को, एंजाइटी, फीलिंग ऑफ एंजाइटी को शेयर कर सके, थॉट्स को शेयर कर सके। लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो किसी ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड से उसको शेयर कीजिए, लाइफ की प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से आप अपने आप को ड्रग्स से या अल्कोहल से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लुकिंग फॉर डेंजर साइन, अगर आप किसी के अंदर देख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है, वो ड्रग एडिक्टेड हो चुका है या अल्कोहल एडिक्टेड हो चुका है, तो तुरंत उसको उसके बारे में आप इन्फॉर्म कीजिए, उसके पेरेंट्स को, उसके टीचर्स को, जिससे कि उसको उस चीज़ से आसानी से बाहर निकाला जा सके और कोई इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है उस साइड में लिए जा सके। तो इन दिस केस लुकिंग फॉर डेंजर साइन, इफ फ्रेंड्स फाइंड समवन यूजिंग ड्रग्स, अगर आप किसी को देखते हैं कि कोई ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा है या अल्कोहल इस्तेमाल कर रहा है, काइंडली इन्फॉर्म टू टीचर्स एंड पेरेंट्स, तो आपको जो है उसके टीचर्स और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है, जिससे कि क्या होगा, सो दैट एप्रोप्रिएट मेजर्स आर टेकन टू डायग्नोज इलनेस एंड कॉजेज, तो जिससे कि एप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जा सके टू डायग्नोज दैट इलनेस एंड कॉजेज। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस तरीके से आप किसी भी एडोलसेंस को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये मेजर चीजें हैं जिस तरीके से आप किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अवॉइड प्रेशर्स, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर, एंड लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। अगर किसी में डेंजर साइंस आप देखते हैं तो तुरंत पेरेंट्स को और टीचर्स को इन्फॉर्म कीजिए, जिससे कि उस केस में कुछ एप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जा सके और उस प्रॉब्लम्स को आसानी से क्योर किया जा सके। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा सीकिंग हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स एंड मेडिकल हेल्प। आर यू गेटिंग और नॉट? सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प्स, आप प्रोफेशनल या मेडिकल हेल्प भी ले सकते हैं। अगर कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाती है, राइट, कोई ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड हो जाता है और वो उससे छुटकारा नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे केस में आपको किसी एक्सपर्टाइज की हेल्प लेनी है, आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है, आपको किसी मेडिकल साइंस की हेल्प लेनी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप किसी प्रोफेशनल या किसी मेडिकल साइंस की हेल्प लेके राइट उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे मेडिकल हेल्प लेके या फिर किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके अगर किसी में ऐसी कोई प्रॉब्लम देखी जाती है तो उसको आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे लिसन केयरफुली। तो सीकिंग हेल्प, राइट, सीकिंग मेडिकल हेल्प एंड प्रोफेशनल हेल्प। तो अगला पॉइंट क्या है, देखिए, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प लेके इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? यू नीड टू गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर्स, यू नीड टू गो टू क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। तो काफ़ी ऐसी सारी जगह होती है जहाँ पे आप जाके इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
तो काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं ड्रग्स या अल्कोहल अब्यूज़ से बाहर निकालने में, राइट। तो ये एक पॉइंट है। टेकन हेल्प फ्रॉम क्वालिफाइड डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की हेल्प ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। इज दैट क्लियर? इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और इस टॉपिक के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, राइट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। दीज इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन यू, दीज आर मोर देन सफिशिएंट। इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, इसके नोट्स बनाइएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिएगा, एंड दैट इज़ वेरी इनफ फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।